हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग यहाँ पर सोशियोलॉजी का जो नेट का पेपर प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम यूजीसी नेट परीक्षा सोशियोलॉजी का जून 2005 का समाजशास्त्र का जो सेकंड पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं कूले, पार्सन्स, जीएच मीड या फिर मार्गरेट मीड। तो इजी क्वेश्चन है ये सबको पता होगा। ये बुक किसकी है? बहुत ही फेमस बुक है लेकिन बार बार पूछी गई है ये। तो इसके जो राइटर हैं वह हैं जीएच मीड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए मार्गरेट मीड और जीएच मीड दोनों दिया होता है, तो इसमें आप लोग कोई कंफ्यूज मत होना। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब। समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस, व्यक्ति की पदवी का आधार, पदवी का अचल आधार, परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार या फिर व्यवहार का नियमन आधार। तो भूमिका जो कि एक टर्म है, इसका क्या मतलब होता है समाजशास्त्र में वो बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परिस्थिति का जब व्यवहारात्मक आधार होता है या व्यवहारात्मक पक्ष होता है उसे हम कहते हैं भूमिका। परिस्थिति नहीं होगा यहाँ पे, शायद मिसप्रिंट है, प्रस्थिति होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से यह किसका विचार है कि संघर्ष अनिवार्यतः संगठित समूहों का अटूट अंग है? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, रॉल्फ डेरेंडॉर्फ या फिर मैक्स वेबर। तो यह कथन है रॉल्फ डेरेंडॉर्फ का, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तार्किक एकता निम्न में से किससे विकसित होती है? समानता, अलगता, द्वेष या फिर प्रेम। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, समानता। नेक्स्ट है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद निम्न में से किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं अनिवार्य व्यवहार का भीतरी पहलू, मानवीय व्यवहार का घटनात्मक पहलू, क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ या फिर कर्ता की भावनात्मक भड़ास। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किसे कहते हैं यह बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल हत्या एवं सुजाति पक्षतावाद निम्न में से यह किसे दर्शाता है? सांस्कृतिक सापेक्षता, जातीयता, सांस्कृतिक बहुलतावाद या फिर सांस्कृतिक चयन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक सापेक्षता। नेक्स्ट है, पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रकारात्मक समस्याओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके क्रम को आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि आप लोग एग्जाम में गलती ना करें। तो चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 4312। तो सबसे पहले AGIL मॉडल है ये, बेसिकली आप लोग इससे समझ जाएंगे, इसको हमें क्रम में याद करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ती तलाक के कारण कौन है? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, देश की विलासिता, वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता या फिर अशिक्षा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में और कंफ्यूज करता है, अलग अलग लोग आंसर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग अच्छे से इसे समझ लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता। कभी कभी लोग महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन भी लगा देते हैं लेकिन यह इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? ऑप्शंस, जादू,
पूर्वज पूजा, आत्मवाद या फिर सामाजिक नियंत्रण। तो धर्म का सबसे प्रकारात्मक पहलू कौन सा है? धर्म के द्वारा समाज में सामाजिक नियंत्रण लाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन धर्म नहीं है? जैन, बौद्ध, सिख या फिर शिव उपासक। तो आप सबको पता होगा शिव उपासक कोई धर्म नहीं है। ये धर्म के अंदर अलग अलग कल्ट हैं या फिर इन्हें संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? संस्कृति मानवीय जीवन को संरचना प्रदान करती है। संस्कृति मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है। संस्कृति समाजीकरण का मुख्य अंश है। या फिर संस्कृति अपने सदस्यों के व्यक्तित्व को बनाती है। तो इसमें से जो राइट क्वेश्चन का आंसर है वह बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पर्याय निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? सांस्कृतिक परिवर्तन की, सांस्कृतिक समायोजन की, सांस्कृतिक प्रसार की या फिर सांस्कृतिक विलंबना की। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक समायोजन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है। यह विचार निम्न में से किसके हैं? आर.के. मर्टन, टॉलकट पार्सन्स, इमाइल दुर्खिम या फिर मैक्स वेबर। तो कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। इमाइल दुर्खिम और टॉलकट पार्सन, दो ही ऑप्शन में हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इमाइल दुर्खिम भी शिक्षा पर बात करते हैं और टॉलकट पार्सन्स भी करते हैं। तो ये जो कथन है वह है टॉलकट पार्सन्स का। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, महिलाओं का शिक्षित होना पुरुषों की शक्ति को कम नहीं करता है, बल्कि महिलाएं शिक्षित होकर स्वयं भी सशक्त बनती हैं। तो ये ऑप्शन इसका गलत है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज में निम्न में से धर्म की कौन सी विशेषता नहीं है? धार्मिक बहुलता, निजी धर्म, कुलवाद धर्म या फिर महिला धर्म। तो कौन सी धर्म की विशेषता नहीं है वो बताना है आपको इन ऑप्शंस में से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कुलवाद धर्म। नेक्स्ट है, विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार उभर रहे हैं? विस्तृत परिवार, पैतृक परिवार, मैत्रिक परिवार या फिर एक माता या एक पिता परिवार। तो विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार का परिवार उभर रहा है? तो नए प्रकार का परिवार है एक माता या एक पिता का परिवार। सिंगल पेरेंटिंग फैमिली जो होती है उसे हम कहते हैं, जो आपकी इस समय में विकसित समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धर्म में अलौकिकता की अवधारणा नहीं है? बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म या फिर इस्लाम धर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लूमर के अनुसार सांस्कृतिक अंतःक्रियावाद की निम्न परिभाषाओं में से कौन सी है? तो ये 4 परिभाषाएं दी गई हैं, इसमें से बताना ही कौन सी ब्लूमर के अकॉर्डिंग सांस्कृतिक अंतःक्रियावाद है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, प्रतीकों के अनुरूप व्यक्ति क्रिया की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पहली बार समाजशास्त्र में रोल सेट की अवधारणा का प्रयोग किया? रॉल्फ लिंटन, आर.के. मर्टन, एस.एफ. नाडेल या फिर जी.एच. मीड। तो सबसे पहले बात कौन करता है यह ध्यान में देना चाहिए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी हम जल्दी में गलती कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, आर.के. मर्टन। नेक्स्ट है, राम एक प्रबंधकीय अफसर है,
किसी का बेटा है, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं तथा किसी क्लब के सदस्य आदि हैं। यह उदाहरण निम्न में से किसका है? भूमिका सेट का, प्रस्थिति क्रमबद्धता का, विविध भूमिकाएं का या फिर प्रस्थिति सेट का। तो ये जो उदाहरण दिया गया है उसमें से बताना है कि किसका उदाहरण है। तो उदाहरण है यह प्रस्थिति सेट का, स्टेटस सेट। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदला बदली विवाह निम्न में से कौन दर्शाता है? तो ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अदला बदली विवाह का सूचक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। एक्स वाई की बहन से विवाह करता है एवं वाई उसके बदले में एक्स की बहन से विवाह करता है। नेक्स्ट है, अपेक्षित समाजीकरण की अवधारणा का निम्न में से किसने प्रयोग किया? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, C.H. कूले, R.K. मर्टन या फिर पितृम सोरोकिन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, R.K. मर्टन ने अपेक्षित समाजीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, निम्न में से जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को कौन सा सही ढंग से दर्शाता है? तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना ही कौन सा ऑप्शन सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जाति व्यवस्था में गतिशीलता संभव नहीं है। नेक्स्ट है, यह विचार कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली हैं निम्न में से क्या है? विश्वास, मापदंड, मूल्य या फिर मान्यता। तो मैंने पहले भी बता रखा है, ये जो चारों टर्म हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नेट के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो यह टर्म आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करके एग्ज़ाम में जाना चाहिए। तो अब बताइए इसमें कि ये उदाहरण जो है किसका है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, विश्वास। नेक्स्ट है, निम्न में से कूले किसके बीच अंतर करते हैं? बाह्य समूह एवं भीतरी समूह, प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह, मशीनी सुदृढ़ता समूह एवं जैविक सुदृढ़ता समूह या फिर सैनिक समाज एवं औद्योगिक समाज। तो इजी है ये क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह की बात C.H. कूले करते हैं, बाकी बाह्य समूह और अंतर समूह की बात समनर करते हैं, मशीनी सुदृढ़ता एवं जैविक सुदृढ़ता की बात दुर्खिम करते हैं और सैनिक समाज औद्योगिक समाज की बात हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ऐसा माना जाता है कि समूह की बढ़ाई वंशवाद पर निर्भर है जो कि जातीयता पर आधारित है। ऑप्शंस हैं सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सांस्कृतिक उत्क्रांति, जैविक देन या फिर तंत्रकीय विकास। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक उत्क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं अलगाव, आविष्कार, विधिवाद या फिर रिट्रीटिज्म। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, अलगाव या फिर एलिनेशन। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में संस्कृति निम्न में से किसको दर्शाती है? अच्छे तौर तरीकों को, साक्षरता एवं सौंदर्य संवेदना को, सभ्य व्यवहार को या फिर किसी समुदाय में रहने के ढंग को। तो संस्कृति किसे दर्शाती है? तो यह दर्शाती है किसी समुदाय में रहने के ढंग को। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, क्रांति या फिर पुनर्निर्माण। तो इसे कहेंगे हम सोशल मोबिलिटी या फिर सामाजिक गतिशीलता। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण, राजनीति या फिर परिवार। तो समाज की कौन सी संस्था नहीं है बताना है आपको। तो वह है सामाजिक स्तरीकरण, यह कोई संस्था नहीं है।
नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के संदर्भ में अप्रकार्य का क्या अर्थ है? एक क्रिया के अनुपयोगी परिणाम, एक क्रिया के दुष्परिणाम, एक क्रिया के अनेक परिणाम या फिर एक क्रिया के अप्रासंगिक परिणाम। तो अप्रकार्य का मीनिंग क्या है समाजशास्त्र में? प्रकार अप्रकार की बात कौन करता है? तो वह करते हैं R.K. मर्टन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, एक क्रिया के दुष्परिणाम। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया है? भारतीय संदर्भ में पूछ रहा है। A.R. देसाई, M.N. श्रीनिवास, D.P. मुखर्जी या फिर G.S. खुरिये। तो जो चारों थिंकर हैं, इंडियन थिंकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं समाजशास्त्र के किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इससे भी अच्छे से हमें तैयार करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन A.R. देसाई, जिन्हें हम मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के में अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है? रेडक्लिफ ब्राउन, R.K. मर्टन, मेलिनोव्स्की या फिर M.N. श्रीनिवास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की किसी एक राज्य में बाल मृत्यु दर उस राज्य में महिलाओं की प्रतिशत साक्षरता दर से प्रभावित हुई लगती है। उपरोक्त कथन में स्वतंत्र चर क्या है? तो दो तरह के चर होते हैं, स्वतंत्र और अस्वतंत्र। स्वतंत्र और निर्भर आश्रित चर होते हैं, अस्वतंत्र नहीं होते हैं, सॉरी, स्वतंत्र और आश्रित चर। तो इसमें से बताना है कि कौन सा स्वतंत्र चर है, राज्य या फिर महिलाओं की प्रतिशत साक्षरता, बाल मृत्यु दर या फिर महिलाओं की प्रतिशत दर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, महिलाओं की प्रतिशत साक्षरता। नेक्स्ट है, एक महिला एक भार तोलने की मशीन जिसके साथ उसके बच्चों ने ऐसी छेड़छाड़ की हुई है कि वह सही भार से 5 किलोग्राम ज़्यादा वजन दर्शाती है, उसका उपयोग करती है। जब भी वो अपना वजन करती है तो हर बार वही तोल मिलता है। इस तरह मशीन द्वारा किया गया वजन क्या है? उपयुक्त परंतु भरोसेमंद, भरोसेमंद परंतु उपयुक्त नहीं, भरोसेमंद एवं उपयुक्त या फिर नहीं भरोसेमंद नहीं उपयुक्त। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, भरोसेमंद परंतु उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है, एक स्वास्थ्य योजनाकार किसी एक इलाके में बढ़ते हुए HIV के केसों से चिंतित है। वह उस इलाके में कोई संवेदनशील प्रोग्राम बनाना चाहता है। इसके लिए उसे वहाँ के आंकड़े चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे निम्न में से कौन सा शोध प्रारूप अपनाना चाहिए? अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक या फिर मूल्यात्मक। तो इस प्रकार की स्टडी के लिए किसी भी रिसर्चर को कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करना चाहिए वो बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अन्वेषणात्मक। नेक्स्ट है, सांख्यिकी नल उपकल्पना में दो औसत x1 बार इक्वल टू x2 बार होते हैं, वह निम्न में से कौन है? इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, x1 बार इक्वल टू x2 बार। नेक्स्ट है, भारत में परिवारों के अध्ययन के लिए जब कोई प्रतिनिधि नमूना लेना चाहता है तो निम्न में से सबसे कम खर्च वाली नमूना विधि कौन सी है? स्तरीय निरुद्देश्य नमूना, साधारण निरुद्देश्य नमूना, उद्देश्यपूर्ण नमूना या फिर बहुस्तरीय झुंड नमूना। नमूना यानी कि सैंपलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, बहुस्तरीय झुंड नमूना। नेक्स्ट है, परिवार की आय एवं उच्च सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त अंकों के संबंध को समझाने के लिए एक शोधकर्ता कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लगाता है जिसकी मूल्य 1.2 है। इसका क्या अर्थ है? इन ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, की गणना में गलती है। नेक्स्ट है,
जब कोई स्तरीय निरुद्देश्य नमूने का प्रयोग करने का फैसला करता है तो स्तरीकरण किस असूल पर आधारित होना चाहिए? इन चारों ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर चूज करना है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्तरों के बीच में अंतर को बढ़ाना तथा प्रत्येक स्तर में के बीच में अंतर को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानक विचलन है क्या है? व्यक्तिगत मूल्य के विचलित वर्गमूल का औसत वर्गमूल विचलित मानक है, बदलाव का वर्ग, औसत विचलन का वर्ग या फिर औसत विचलन का वर्गमूल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत मूल्य के विचलित वर्गमूल का औसत वर्गमूल विचलित मानक है। नेक्स्ट है, मापन की इकाई बारंबारता वितरण के बदलाव का स्वतंत्र माप है। औसत विचलन, चौथाई विचलन, मानक विचलन या फिर बदलाव का सहसंबंध। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, बदलाव का सहसंबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र विषय के शोध कार्य कोर्स शोध अध्ययन पद्धति के 11 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए वह निम्न है। तो ये विद्यार्थी हैं, ऊपर नीचे अंक दिए गए हैं। यदि इन आंकड़ों की औसत निकाली जाए तो उपरोक्त वितरण का औसत एवं मध्यम क्या अंतर होगा? तो ये ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है, न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, -3.82। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। इसके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं ऑप्शन दिखाती हूँ। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कथन और कारण से संबंधित यह क्वेश्चन है। कथन दिया गया है कि संदर्भ समूह का बनना व्यक्ति एवं समाज के लिए प्रकार्यात्मक होता है और कारण है इसका कि संदर्भ समूह का बनना अपेक्षित समाजीकरण की ओर ले जाता है। तो निम्नलिखित में से सही कोड का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए एवं आर दोनों सही है और आर ए के लिए सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है इसे। तो एक तरफ राइटर्स के नाम है, दूसरी तरफ उनके द्वारा दी गई अवधारणाएं हैं। तो चलिए इसे सुमेलित करते हैं। मैकाइवर एवं पेज इन किसकी बात करते हैं? तो हाशिए के समुदाय की, वर्ष का 4 यानी कि 2 में है। और भी देखते हैं, टॉलकट पार्सन्स ये बात करते हैं आदर्शात्मक चर की। आर के मुखर्जी स्वामी विज्ञान और मिडिल रेंज थियरी आर के मर्टन। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आप सामाजिक तथ्य को कैसे ध्यान करेंगे? यह है मानव मस्तिष्क से वाय, प्रतिबंधक, आम या फिर व्यक्तियों का योग। तो सामाजिक तथ्य की विशेषताएं हैं 4, इसमें से बतानी है कि कौन कौन सी विशेषताएं सामाजिक तथ्य की हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, ये बाय, बाध्य एवं सामान्यता 3 विशेषताएं इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य या फिर सोशल फैक्ट की बताई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ए ऑप्शन इस राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? कार्ल मार्क्स की, इमाइल दुर्खिम की, मैक्स वेबर की या फिर लेवी स्ट्रॉस की? तो इजी है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया नेट के एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इमाइल दुर्खिम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित 4 विद्वानों ने संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में योगदान पाया है या दिया है, वह कौन है? सही क्रम में लगाना है। आर के मर्टन, ऑगस्ट कॉम्टे, टॉलकट पार्सन्स या फिर बी मैलिनोस्की। इन चारों को क्रम से लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले आते हैं ऑगस्ट कॉम्टे जो कि सोशियोलॉजी के फादर हैं।
इसके बाद बी मेलिनोस्की, या इसके बाद टॉलकट पार्सन, देन आते हैं आर.के. मर्टन। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ही लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जब यह माना जाता है कि उपकल्पना की 5% स्तर को महत्व पर आंका जाता है तो इसका मतलब होता है कि, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनसे बताना है आपको सही आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है ए। जब ये सही होता है तो उपकल्पना को रद्द करने के 5% की संभावना होती है। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।